ना करें। उनका ध्यान इस ओर रहता है कि धर्म के नाम पर त्योहारों का मौका देखते हुए किस तरीके से हम धार्मिक उन्माद यहाँ पर जबलपुर में पैदा किया जाए। लेकिन आप अगर भगवा झंडा लेके कट्टरता फैला रहे हो और हम आपका विरोध कर रहे हैं, तो अगर आप हरा झंडा लेके कट्टरता फैला रहे हो तो हम उसका भी विरोध करेंगे। टेबल का पूरा काम हो गया है, आपको शीघ्र ही हफ्ता 10 दिन में मैं समझता हूँ जबलपुर की नगर कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। हम करते हैं स्मार्ट मीटर के अंदर चिप है, आपने देखा होगा। अधिकारी चाहे तो वे अपने दफ्तर में बैठ के आपकी रीडिंग दूसरे की मीटर में चढ़ा सकता है, उसकी रीडिंग आपके मीटर में चढ़ा सकता है। वैचारिक जो एक सोच होती है जो मतदाता की, कि हमको किस बात को ध्यान में रखते हुए मत देना है, मैं समझता हूँ उसमें अभी जबलपुर की जो जनता है वो कमज़ोर है। और LLM करके सिविल जज बनने की तैयारी थी, लेकिन अकस्मात पिताजी का एकदम से जाना। और जब मेरी कारकानी आएगी तब आप देखिएगा, देखेंगे हमारे जो मुस्लिम समाज के अच्छे लोग हैं काम करने वाले, वो वहाँ पर आपको उसमें मिले। हमारी जानकारी के मुताबिक आपका सपना जज बनने का था और आप अपने ज़माने के एक बहुत काबिल लॉ स्टूडेंट थे। तो फिर ये जज बनते बनते आप सियासत की दुनिया में कैसे आ गए? थोड़ा अपने बचपन के बारे में, छात्र जीवन के बारे में, राजनीति में प्रवेश के बारे में और अब तक के सफ़र के बारे में मुख्तसर में बताएं। देखिए, राजनीति तो बचपन से घर में देखी है। मेरे पिताजी अच्छे सोशलिस्ट लीडर रहे, जो उस समय शरद यादव जी का दौर था उसके वो हम सफ़र रहे। 2004 में पिताजी का देहांत हुआ तो सक्रिय राजनीति में आए। उसके बाद चूँकि 2004 तक मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, स्कूल मेरा क्राइस्टचर्च से हुआ है। उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन GS कॉलेज से हुई। उसके बाद LLB करी NES से, और LLM करके सिविल जज बनने की तैयारी थी। लेकिन अकस्मात पिताजी का एकदम से जाना और जितना बड़ा जनाधार वो पीछे छोड़ के गए थे, उसको संभालते संभालते राजनीति में प्रवेश हुआ। 2004 से निरंतर कांग्रेस पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य रहा हूँ, नगर में उपाध्यक्ष रहा हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 3 बार सेक्रेटरी रहा हूँ, 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, मध्य प्रदेश बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। अभी वर्तमान में भी अनेकों बार प्रदेश प्रतिनिधि बनने का मेरे को अवसर प्राप्त हुआ है, और अभी वर्तमान में मैं नगर अध्यक्ष हूँ। हालांकि विधानसभा चुनाव हुए अब एक अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल अपनी जगह स्थिर है कि कांग्रेस उत्तर, मध्य और पश्चिम कैसे हार गई, वो भी इतनी लंबी लीड से। क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि दोनों विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में काम किया है, हर कोई ये कह रहा था कि दोनों विधायकों ने जो कुछ वो कर सकते थे वो कुछ उन्होंने किया है। तो फिर इसके बाद हार जाना, और वो भी इतनी लंबी लीड से हार जाना, अब तक हजम नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा आप उसकी वजह के ऊपर रोशनी डालिए कि कांग्रेस उत्तर, मध्य और पश्चिम कैसे हार। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी भी वर्तमान में जबलपुर में राजनीतिक चेतना की कमी है। वैचारिक जो एक सोच होती है जो मतदाता की, कि हमको किस बात को ध्यान में रखते हुए मत देना है, मैं समझता हूँ उसमें अभी जबलपुर की जो जनता है वो कमज़ोर है। आपने देखा लाडली लक्ष्मी योजना का हल्ला मचाया गया, जिस तरीके से धर्म के नाम पे इस देश में, प्रदेश में, शहर में राजनीति चल रही है, ये सब तमाम बातों को भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रमुख विपक्षी दल है हम लोगों का, जिस तरीके से वो उस बात को रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जनता जो है भावनात्मक तौर पे उन मुद्दों पर जुड़ के अपने मत का अधिकार जो है उनके पक्ष में करती है। दूसरी चीज़ आप देखें, कांग्रेस पार्टी की जो 1.5 साल की सरकार भी रही या हम इतने समय विपक्ष में भी रहे, अगर काम की राजनीति कोई ने करी है तो कांग्रेस पार्टी ने करी है। अभी भी आप भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यालयों को देख लें, और कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है उसके कार्यालय को देख लें कि कहाँ पर आम जनता आती है और उसके काम वहाँ पर होते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी विशाल सोच की पार्टी है। 138 साल से हम लोग जिस आइडियोलॉजी पर हैं उसी आइडियोलॉजी पर चल के हम लोग काम कर रहे हैं। समय होता है कभी कभी कोई ऐसी भ्रम फैलाने वाले मुद्दे, कभी कभी ऐसे मुद्दे जो देश को तोड़ने वाले हों, लेकिन एक दल को तात्कालिक लाभ देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि छोटा सा समय होता है, और समझ रहा हूँ कि अब उसका पीक हो चुका है। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ फोड़ की राजनीति करी है, जिस तरीके से भड़काने वाली राजनीति करी है, जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसको मिटाने की राजनीति करी है, अब इसका पीक समय लगभग हो चुका है। फिर से काम की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति आपको दिखेगी जबलपुर सहित प्रदेश में भी और देश में भी। मैं जबलपुर शहर के पस मंज़र में आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं, विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं, उसके बाद नगर निगम में जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, जबलपुर में कांग्रेस की स्थिति आपके सामने है।
मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जबलपुर में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति को क्या पाते हैं और कैसे देखते हैं? और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस अपने पुराने कद की तरफ लौट रही है या फिर कांग्रेस को अपना पुराना कद वापस हासिल करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना अभी बाकी है? जबलपुर में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति आपकी नज़र में? देखिए, कांग्रेस के कद में कभी भी कमी नहीं आई है। हमारा वर्कर जिस जीवटता के साथ पहले लड़ता था उसी जीवटता के साथ अभी लड़ रहा है। और निसंदेह अगर आप वर्तमान में अगर ये सोचते हैं कि हमारा एक विधायक है, तो आप पिछली पंचवर्षीय में जाके देखिए, 8 में से 4 विधायक हम आए थे। उस दौरान क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पकड़ा गया, क्या क्या बेईमानी करी गई, ये मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। चाहे जिला स्तर के आपके पत्रकार हों, चाहे प्रादेशिक स्तर के हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों, उन सब ने भी चुनाव में जो गड़बड़ियाँ होती हैं उस पर इशारा करा है। और कांग्रेस का जो कद है निरंतर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम जिस आइडियोलॉजी की पार्टी हैं, हम जिस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, वो आइडियोलॉजी यूनिक है, वो तात्कालिक आइडियोलॉजी नहीं है। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है या जिस तौर पे वो और उनके वर्कर काम करते हैं, तो कांग्रेस का कद निरंतर बढ़ता जाएगा। और हम हमारे कद का आकलन अपनी सत्ता या विपक्ष से नहीं करते, हम इस आधार पे करते हैं कि कैसे मजबूती से हमारे पास जो पीड़ित लोग आते हैं उनका हम काम करवा सकें। आपको नगर कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाले करीब 7 से 8 महीना गुजर चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस की नगर कार्यकारिणी नहीं बनी है, अब तक आपकी टीम नहीं बनी है। ये कोई मजबूरी है, कोई रणनीति है या फिर लापरवाही? नहीं, ना रणनीति है, ना मजबूरी है, ना लापरवाही है। लगभग 6-7 महीने हुए हैं मेरे को बने और 90% काम हमारा कार्यकारिणी का हो गया है। हम लोगों की सोच है कि इस बार जो नए लोग हैं जिनको काम करने की अंदर से ललक है उनको संगठन में शामिल किया जाए, पहली चीज़। और इस दौरान आपने देखा ये 2 उपचुनाव चल रहे हैं, तो हमारे तमाम जो नेता हैं उसमें व्यस्त हैं। टेबल का पूरा काम हो गया है, आपको शीघ्र ही हफ्ता 10 दिन में मैं समझता हूँ जबलपुर की नगर कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। आप स्मार्ट मीटर को लेके लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं, थोड़ा आसान शब्दों में बताएं कि स्मार्ट मीटर से या डिजिटल मीटर से शहरवासी को क्या नुकसान होगा? अगर ये घोटाला भी करती भारतीय जनता पार्टी, जो कि उनकी परंपरा रही है, तो भी स्वीकार होता, लेकिन उस घोटाले के चलते इस जबलपुर शहर की जनता पे एक स्थायी लूट थोपी जा रही है। स्थायी लूट जो कि प्रति माह उस पर लदनी है। एक बार अगर बिजली विभाग आदमी को लूट ले तो भी उपभोक्ता उसको सहन कर ले, लेकिन स्मार्ट मीटर लगा के प्रति माह उसका जो बिल है वो लगभग 5 से 7 गुना आता है। पहली चीज़, उस स्मार्ट मीटर के अंदर चिप है। आपने देखा होगा, जैसे आपका कंप्यूटर अगर किसी को आपको बम्बई से ऑपरेट कराना है तो आप उसको रिमोट पे दे देते हैं और वो वहाँ से उसको ऑपरेट करता है। सीधे उसी तर्ज पर ये स्मार्ट मीटर काम करता है। बिजली विभाग का अधिकारी चाहे तो वे अपने दफ्तर में बैठ के आपकी रीडिंग दूसरे की मीटर में चढ़ा सकता है, उसकी रीडिंग आपके मीटर में चढ़ा सकता है। साफ तौर पर ये ईजीली इसको टेम्पर किया जा सकता है, जिसके प्रमाण भी बिजली विभाग और आला अधिकारियों को हमने दी। अभी हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं जबलपुर में, जहां कहीं भी स्मार्ट मीटर लगे हैं उनसे हम लोग एक फॉर्म उनको दे रहे हैं कि आपका स्मार्ट मीटर लगने के बाद क्या अनुभव है। किसी के यहाँ 6 महीने पहले लगा, किसी के यहाँ 3 महीने पहले लगा, किसी के यहाँ 8 महीने पहले लगा। और आप मानिए शहबाज भाई, 100% लोगों ने उसमें इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि जब से हमारा स्मार्ट मीटर लगा है हमारा बिल बढ़ के आ रहा है। पहली चीज़, बिजली विभाग बोलता है कि मई जून जुलाई में बिजली का ज़्यादा कंजम्पशन होता है, इस कारण से बिल बढ़े हुए हैं। तो हम लोगों ने उन तमाम बिजली उपभोक्ताओं के मई जून जुलाई 2024 के बिल सामने रखे और मई जून जुलाई 2023, 2022, 2021, 2020 पिछले 4 सालों के उन 3 महीने के बिल रखे, जिसमें उनका जो बिल था वो सैकड़ों में था और जब स्मार्ट मीटर लगा तो उनके बिल हज़ारों में आ गए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से जबलपुर शहर की जनता से अपील भी करना चाहता हूं, अगर इस स्थायी लूट से आप बचना चाहते हैं, इस स्मार्ट मीटर का आप बहिष्कार करें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ठेकेदार अगर आपके घर इस स्मार्ट मीटर को लगाने आता है, हमारे कांग्रेस के साथी से आप वहां पर संपर्क करें। समूची कांग्रेस पार्टी आपके साथ, आपके इस संघर्ष से और आपको इस स्थायी लूट से बचाने के लिए आपके लिए खड़ी हुई है। जन्माष्टमी के जुलूस में किसी वर्ग विशेष को गंदी गालियां देना हो या ईद मिलादुन नबी के जुलूस में पुलिस के ऊपर पथराव करना हो और बम पटाखे फेंकना हो, जबलपुर शहर के अंदर बीते कुछ सालों में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि जिसमें धर्म की आड़ में शहर की फ़िज़ा बिगाड़ने की नापाक कोशिश की गई है।
2-3 साल से ख़ास तौर से ये देखा जा रहा है कि हर मामले को जिसमें एक पार्टी दूसरे धर्म की हो, उस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती। और उसके अलावा भी बहुत से मामले सामने आए हैं। जबलपुर शहर में बीते कुछ सालों में जो कुछ हो रहा है, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है या फिर महज एक इत्तेफाक? आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये साजिश करते हुए अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने का काम है। जबलपुर संस्कारधानी की जनता अभी भी संस्कारी है, लेकिन कुछ चुनिंदा नेता जिनको इस तरीके की हरकत करते हुए वह अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं, उनके द्वारा समय समय पर ये चीज़ की जाती। आप अगर 2 दशक पहले जाओ तो किसी भी धर्म का अगर त्यौहार होता था तो सब धर्म के लोग मिल के मनाते थे और खुशियाँ मनाते थे। लेकिन वर्तमान में जब भी कोई त्यौहार आता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो संगठन है जो इस बात पे काम करते हैं, उनका ध्यान रहता है कि किस तरीके से इन त्योहारों में व्यवधान डाला जाए। भले ही वे सनातनी होने का दावा करें, लेकिन चाहे जन्माष्टमी हो चाहे नवरात्रि हो, इस ओर उनका ध्यान नहीं रहता है कि हम हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का महोत्सव मनाएं। इस ओर ध्यान नहीं रहता है कि हम बहुत अच्छे से 9 दिन जो है माँ दुर्गा की आराधना करें। उनका ध्यान इस ओर रहता है कि धर्म के नाम पर त्योहारों का मौका देखते हुए किस तरीके से हम धार्मिक उन्माद यहाँ पर जबलपुर में पैदा किया जाए। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ते का अंत आ चुका है। अब जो लोग इस ओर काम करते थे उनके पक्ष के, वो भी इस बात से समझ रहे हैं कि जिस तरीके के लोग उनसे उस समय जुड़ते थे, आजकल जुड़ना बंद कर दिए हैं। आदमी जब जिएगा तब सिएगा। अगर उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, लोगों के पेट में दाना नहीं होगा, हाथों में रोजगार नहीं होगा, तो धर्म की बात कोई नहीं करने गया। मैं आपको बता रहा हूं, जब से इस राजनीति में धर्म का मिश्रण भारतीय जनता पार्टी ने करा है, ना केवल जबलपुर, पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए इसी तरीके की बातें होती हैं। लेकिन उसका पीक आ चुका है। ये चीज़ कितने दौर, आप क्या सोचते हो कि ये सदियों तक चलेगी? इसके पहले भी तो हिंदुस्तान था, इसके पहले भी तो जबलपुर था। उस समय भी कभी कभी ये चीज़ें थोड़ी बहुत चली होंगी, लेकिन स्थायी तौर पे चली क्या? ये स्थायित्व वाला मुद्दा नहीं है, स्थायित्व वाली हरकत नहीं है, स्थायित्व वाला भड़काने वाला विषय नहीं है। ये अस्थायी चीज़ें हैं और ये सने सने आप देखेंगे ख़त्म होगी। जबलपुर को अगर संस्कारधानी की संज्ञा दी गई है तो वास्तव में जबलपुर संस्कारधानी है। लेकिन अपवाद कहीं भी होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे शरारती तत्व होते हैं जिनको लगता है ऐसा करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर सकते हैं। और अगर वो सोच सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समय अब समाप्त हो रहा है। टीवी चालू करो तो न्यूज़ चैनलों में पूरे टाइम हिंदू मुस्लिम एजेंडा ही चल रहा है और सिस्टमेटिक तरीके से हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों को हिंदुओं के ख़िलाफ़ वर्गलाने की कोशिश होते हुए दिखती है। सोशल मीडिया खोलो तो सोशल मीडिया में भी यही दिखाई देता है। नफ़रत, कट्टरवाद, सांप्रदायिकता से जुड़े कंटेंट ज़्यादा होते हैं। जब एक युवा को सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके के कंटेंट परोसे जा रहे हैं और उसकी एक ख़ास तरीके से माइंड बिल्डिंग और ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो ऐसे हालात में जबलपुर शहर का युवा अपने आप को कट्टरवाद से, सांप्रदायिकता से कैसे बचा सकता है? देखिए शहबाज भाई, सोशल मीडिया चलता है एल्गोरिदम पे और आपका मीडिया चलता है टीआरपी पे। आज टीआरपी बढ़ाने के लिए जिस तरीके से आपने देखा है कि जब से मोदी सरकार पावर में आई है, उनका पूरा फोकस रहता है कि सबसे ज़्यादा कैसे मीडिया में वही चीज़ दिखाई जाए जो उनको लाभ पहुंचाती है। सोशल मीडिया में उनकी बहुत बड़ी टीम काम करती है जो इस ओर ध्यान करती है कि मुसलमान को हिंदू के प्रति भड़काओ, हिंदू को मुसलमान के प्रति बढ़ाओ। और आप ये मत सोचिए कि उनके पास सिर्फ सनातनी लोग, हिंदू लोग हैं जो इस बात को कर रहे हैं। उनके पास कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी ऐसे हैं जो इस पूरी साजिश में बैठ के सोशल मीडिया में और मीडिया में इस भावनाओं को भड़काते हैं। ना उस हिंदू भाई को धर्म से लेना है जो उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, ना उस मुसलमान भाई को धर्म से लेना है जो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। उनकी सोच रहती है कि इस बात को, इस तर्ज को हम आगे बढ़ाएं। हमने देखा, हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, हम लोगों को पता ही नहीं रहता था कि कौन सा जो हमारा मित्र है वो कौन धर्म का है, कौन समाज का है, कहाँ रहता है, क्या खाता है। लेकिन जिस तरीके की आज चीज़ें भारतीय जनता पार्टी बच्चों के मन में फैला रही है, ये एक बहुत दुखद घटना है। युवा को चाहिए और आपको भी चाहिए कि आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाएं। जो धर्मनिरपेक्षता की बातें हैं, जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली बातें, उनको अलग करते हुए आप इन बातों को रखें। अभी परसों के दिन एक डिबेट में मैं साथ में था अभिलाष पांडे जी की, वो एक सोशल मीडिया की एक रिकॉर्डिंग का रेफरेंस दे रहे थे कि हमने देखा है कि थूक के और चाट के खिलाया जाता है, इसलिए अमुक संप्रदाय के लोग जो हैं वो कुंभ में ना जाएं। तो मैंने उनसे बोला कि आप माननीय विधायक जी हैं, सोशल मीडिया में आपने कचड़ा ही बटोरा, कुछ अच्छा बटोरते। उसके 3 महीने पहले जन्माष्टमी में एक
वीडियो और वायरल हुआ था जब हमारा मुस्लिम समाज का व्यक्ति टोपी लगा के दाढ़ी पहन के पीछे अपने बेटे को भगवान श्री कृष्ण बना के जन्माष्टमी के महोत्सव में ले जा रहा था, वो आपने उसका रेफरेंस क्यों नहीं दिया? तो मीडिया को भी चाहिए, सोशल मीडिया पे तो कोई की लगाम नहीं है, मीडिया को भी चाहिए कि आप सकारात्मक पहलू इस समाज का दिखाएं, सोसाइटी का दिखाएं। हमारा जो देश है, हमारे देश की जो सुंदरता है वो धर्मनिरपेक्षता पे आधारित है। ये देश का जब निर्माण हुआ 1947 में, जब नवनिर्माण के दौर पे हम लोग गए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका योगदान रहा। आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका योगदान रहा। तो आप कैसे उस बात से कन्नी काट सकते हो? इस देश में सबको अपने धर्म को, अपने त्योहारों को मनाने की आज़ादी हमको संविधान ने दी है। हम इस सोच के आदमी है कि ये देश अगर चलेगा तो संविधान पे चलेगा। ये मीडिया की जवाबदारी चलती है इन धर्म ग्रंथों के ऊपर संविधान की आप व्याख्या करें, संविधान के क्लॉजों की आप व्याख्या करें, उस पर आप पैनल बिठाएं। पैनल बिठाया जाता है मौलाना और पंडित पे, पैनल बिठाया जाता है भगवा और हरे पे, पैनल बिठाया जाता है बकरा और गाय पे। और जो युवा है वो भ्रमित रहता है, उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, उतनी गंभीरता नहीं होती। आपको एक उम्र के बाद अनुभव आता है, लेकिन जब किसी के कोमल मस्तिष्क में आप ये गंदगी अभी से डालोगे तो स्वाभाविक है वो उसी चीज़ को सत्य समझेगा। सोशल मीडिया पे लगाव नहीं है, लेकिन मीडिया की जवाबदारी बनती है कि आप इस देश का, इस सोसाइटी का, इस शहर का एक सकारात्मक पहलू दिखाएं। ये सोसाइटी कैसे बढ़ेगी आप उस पर बात करें, ठीक है? ये अमूमन ऐसी घटनाएं तो जब से ये देश बना है तब से होती है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होती। जिस भी देश में अगर 2-3 अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हैं तो छुटपुट घटनाएं होती है, शांत होती हैं, लेकिन उस देश में उसको एजेंडा नहीं बनाया जाता। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को ये एजेंडा मिला हुआ है कि कैसे इस एजेंडे पे खेलें और हम हमारी राजनीतिक रोटियाँ सेकते रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर जाके आप डेवलपमेंट देख लें। सिर्फ जो जिस तरीके से धनतंत्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस तरीके से रेवड़ी बांट दो, और जहाँ कहीं आदमी काम की बात करे तो उसको धर्म का झंडा पकड़ा दो। मीडिया को चाहिए इन सब खबरों को किनारे करते हुए सकारात्मक पहलू दिखाए समाज का। जबलपुर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर ये चर्चा आम हो रही है कि कांग्रेस जबलपुर के मुसलमानों को संगठन के अंदर सम्मानजनक हिस्सेदारी नहीं दे रही है। जब मेरी कारखानी आएगी तब आप देखिएगा। मैंने क्या बोला शहबाज भाई, सुनिए ना, हम लोगों की जो प्राथमिकी पाठशाला राजनीति की पढ़ाई गई है उसमें हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया गया है। आपसे मुस्लिम भाइयों की बात नहीं करिए, हम लोग तो सब धर्म की बात करते हैं और जिसमें पोटेंशियल होता है उसकी बात करते हैं। हम लोग वो चश्मा ही नहीं पहनते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हम किसी मुसलमान दोस्त की माँ के पास अगर हम मिलने जाते हैं या घर जाते हैं तो उसके हम पैर छूते हैं। तो हम लोग वो चश्मा ही नहीं लगाते हैं, हम लोग काम आधारित राजनीति करते हैं। कौन आदमी अच्छा काम कर रहा है, आम पब्लिक की सेवा कर सकता है, उस आधार पे हम लोग काम करते हैं। और जब मेरी कारखानी आएगी आप उसमें देखेंगे हमारे जो मुस्लिम समाज के अच्छे लोग हैं काम करने वाले, वो वहाँ पर आपको उसमें मिलेंगे। जबलपुर के अंदर अलग अलग पार्टियां जो मुस्लिम पार्टियां कहलाती हैं उनका उदय हो रहा है, वो अपने कार्यालय बना रही हैं, उनके प्रोग्राम हो रहे हैं। उनका ये कहना है कांग्रेस और दीगर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ ने मुसलमानों के साथ सांप्रदायिकता में कोई कमी नहीं छोड़ी है और उनको सिस्टमेटिकली बैकवर्ड किया है और पीछे ढकेला है। बहैसियत नगर कांग्रेस अध्यक्ष, आप जबलपुर मुस्लिम समाज के अंदर इन पार्टियों के उदय या शुरुआत के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो हरे झंडे वाली पार्टी है, पतंग छाप वाली, वो भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने आए हैं। ओवैसी साहब की जो पार्टी है, अगर आप वाकई में राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं या वाकई में आप राजनीतिक दल हैं तो आप हर जगह लड़िए ना। आप वहाँ क्यों लड़ना चाहते हैं? यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी है, साफ तौर पे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो फीडेड पार्टी होती है। बनाइए, अभी 5 साल है, पूरे मध्य प्रदेश में आप संगठन बनाइए, पूरे 230 सीटों पर आप चुनाव लड़ाइए। उनको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं अगर कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति अगर कांग्रेस से नाराज़ होगा तो वो हमारे पक्ष में आ जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी की स्थिति है कि वो हैदराबाद में, तेलंगाना में पूरी सीटों पर नहीं लड़ पाते, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इनका इस्तेमाल करना है अमुक सीटों पर तो उनको वहाँ पर भेजा जाता है। राजनीतिक दल इस आधार पर काम नहीं करते। उनके संगठन की क्या स्थिति आप देख लीजिए, लेकिन तुरंत चुनाव के मौके पर अगर आप आएंगे, आपकी सभा सुनने लोग आ जाएंगे।
लेकिन वो वोट में परिवर्तित नहीं होंगे, हमने इस चुनाव में देख लिया है। और ये मैं समझता हूँ वो हरे झंडे वाली पार्टी भी समझ चुकी है, इसलिए उसके बाद अब वो यहाँ पर आने की नहीं सोचेगी। हाँ, अगर आप संगठन तौर पर, अगर आपकी आइडियोलॉजी देश को जोड़ने वाली है, जब हम उनकी आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे हैं, उनकी कट्टरता का विरोध कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हम आपकी भी कट्टरता का विरोध करेंगे। आप अगर भगवा झंडा लेके कट्टरता फैला रहे हो और हम आपका विरोध कर रहे हैं, तो अगर आप हरा झंडा लेके कट्टरता फैला रहे हो तो हम उसका भी विरोध करेंगे। आप राजनीतिक दल हो, आदमी के रोज़मर्रा की चीज़ों पे बात करें, रोजी रोजगार की बात करें, उनके जीवन स्तर को उठाने की बात करें, देश को बढ़ाने की बात करें। अगर एक आदमी अगर हिंदुत्व की बात करके इस देश को गर्त में डाल रहा है, तो आप हरा झंडा उठा के उसमें और अगर एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं समझता हूँ उनकी आइडियोलॉजी भी भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है, जो ये ना प्रदेश स्वीकारता है ना इस शहर की जनता स्वीकारती है। सियासत, पार्टी, विचारधारा सबको अलग करते हुए बहैसियत शहरवासी सौरभ शर्मा का जबलपुर शहर के युवाओं के नाम संदेश या पैगाम। जबलपुर के युवाओं के लिए मेरा एक पैगाम है कि हाँ, भले ही हमारा जबलपुर पिछड़ रहा है, इस जबलपुर को आप नहीं छोड़िए। आप युवा है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ऊर्जा इस जबलपुर के विकास में लगना चाहिए। आप अपनी यहाँ पर 12 तक की अपनी शिक्षा यहाँ से लेते हैं, उसके बाद आप इस शहर को छोड़ देते हैं और वहीं पर जाके नौकरी करते हैं, वहीं अपना परिवार बसाते हैं और यहाँ पर आपके जो माता पिता हैं वहाँ यहाँ पर बुजुर्ग छूट जाते हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि सब चीज़ें राजनीति से नहीं चलती, कुछ चीज़ें ऊर्जा से चलती हैं, बौद्धिक स्तर से चलती हैं, एनर्जी से चलती हैं। आप अपनी एनर्जी इस जबलपुर के विकास में लगाइए। अगर हम यहाँ बैठ के बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर का उदाहरण देते हैं तो ये आपकी ऊर्जा से ही जबलपुर, बम्बई, दिल्ली और बेंगलोर बन सकता है। मेरा निवेदन है, अगर आप जितने भी लोग यहाँ से जबलपुर छोड़ के जा रहे हैं या जाने की मानसिकता बनाते हैं, जबलपुर में रहिए। ये आपकी माटी है, यहाँ आपका नरा गढ़ा है। इस जबलपुर को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना सामर्थ्य, अपनी एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा यहाँ पर लगाने का काम करें।